हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी प्लेस पे। मैं बजरंग इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज लेके आया हूँ मैं कक्षा छठी का भूगोल विषय का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है सौरमंडल में पृथ्वी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पीएससी, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, चमकते हुए हमें जो है बहुत से तारे दिखाई देते हैं, और इनकी संख्या जो है जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, इनकी गणना करना मुश्किल हो जाता है। अनेक छोटी छोटी जो है चमकदार वस्तुओं से आसमान जो है भर जाता है। कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जबकि कुछ जो है वो लगातार चमकते रहते हैं। ठीक है, कुछ जो है इनकी टिमटिमाहट कुछ की एक दूसरे से अलग होती है। कुछ तेज टिमटिमाते हैं, कुछ धीमे टिमटिमाते हैं। ठीक, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है, जिस दिन चांद जो है अपने पूरे आकार पे होता है, पूरा गोलाकार दिखाई देता है और चांदनी रात होती है। उस दिन को जो है पूर्णिमा कहते हैं, और ये एक महीने में एक बार आती है। इसी प्रकार अमावस्या, जब रात बिल्कुल काली शाह होती है, उस दिन चांदनी बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखाई देता उस दिन, तो उसको जो है अमावस्या कहते हैं। ये इन दोनों का आगमन जो है एक एक महीने पे होता है। ठीक है, अमावस्या की रात में चूंकि रात काली होती है, इस वजह से जो है आसमान में हम अच्छी प्रकार से, आसमान साफ होने के कारण आसमान का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है आगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चूंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उनके अपेक्षा जो है उनका मतलब जो तारे दिखाई देते हैं उनका जो है प्रकाश वो कम दिखाई पड़ता है। कम दिखाई पड़ता है, या कह सकते हैं वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। कम नहीं, वो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए खगोलीय पिंड क्या है। जो भी कुछ आपको शाम को जो भी कुछ आपको जो है वो रात में दिखाई दे रहा है आसमान में, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। ठीक है, इनको तारा कहा जाता है और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ से आप क्या बातें पता चलती है। एक तो जो है बड़े आकार वाले होते हैं, गरम गरम होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य भी इनमें से एक है, अर्थात सूर्य गैसों से बना है, आकार उसका बड़ा है। ठीक है, और वह गर्म होता है, उसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ये सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है आओ कुछ करके सीखे, ये दिया गया है। ये कंसेप्ट समझने के लिए दिया गया है कि दिन में जो है जो तारे हमें है वो क्यों नहीं दिखाई देते और रात में वो क्यों चमकने लगते हैं। यहाँ एक अंधेरे कमरे का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, टॉर्च लेके, और जो है उसमें एक कार्डबोर्ड लेके उसमें होल करने के लिए कहा गया है, उससे जो है टॉर्च की रोशनी डालने के लिए कहा गया है। ठीक है, जब ज़्यादा तेज रोशनी में टॉर्च के थ्रू हम रोशनी डालते हैं तो वो जो है बिंदु दिखाई नहीं देते हैं, जो छिद्र के कार्डबोर्ड में छिद्र होने के कारण दीवार पे बनते हैं। लेकिन जैसे ही बल्ब हम जला देते हैं तो जो है वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ठीक, चलिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
कहने का मतलब तारों में भी जो है वह प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन वह इतने दूर हैं कि जो है सूर्य की अपेक्षा कि उनका जो है औचित्य हमारी ज़िंदगी में रह नहीं जाता है। ठीक है, उनको जो है ना तो उनसे जो है हमें प्रकाश मिलता है ना ऊष्मा मिलती है, जिस प्रकार सूर्य हमें देता है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तारों के छोटे दिखाई देने का क्या कारण है? क्योंकि वह दूर है। और यहाँ पे जो है जहाज का उदाहरण देके समझाया गया है कि दूर होने के बाद चीज़ें कैसे छोटी दिखाई देती हैं। आप जानते हैं, देखते हैं आप अपने दैनिक जीवन में, जब कभी जहाज उड़ता है नीचे नीचे रहता है तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ऊपर जाता है तो वो काफ़ी छोटा दिखाई देने लगता है। यही सेम कंसेप्ट जो है तारों के संदर्भ में लागू होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, ये नक्षत्र मंडल की जो है परिभाषा हो जाती है। ठीक है, क्या है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय जब आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, ये क्या है? नक्षत्र मंडल। ठीक, अर्सा मेजर और बिग बियर इसके जो है इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला सप्तमंडल, वो जो है तारा मंडल है, नक्षत्र मंडल है, सॉरी। तो सप्त का अर्थ होता है, देखो, सात, और ऋषि, सप्त ऋषि, ये दो वर्डों से बना है, तो सप्त का अर्थ होता है सात और ऋषि का अर्थ होता है संत। ठीक है, यह सात तारों का समूह है, सात तारों का समूह है जो कि अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है, उसका ये एक भाग है। कौन? सप्तऋषि। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। चलिए ये प्रैक्टिकली आप देख लीजिए रात के समय। देखो यहाँ पे एक ये बच्ची खड़ी है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सात तारे हैं, इसी को सप्तऋषि कहा गया है। और सप्तऋषि में से इन दो तारों का जो है संकेतक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। किस लिए? जब हम अपनी आँख से इन दोनों तारों की सीधी रेखा को इस प्रकार से मिलाते हैं कि ये दोनों एक सीध में दिखाई दे, तो इनकी ठीक सीध में इधर हमें जो दिखाई देता है चमकदार तारा, वह होता है कौन सा तारा? ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जो है दिशा निर्धारण करने के लिए रात के समय, चूँकि उस समय कंपास वगैरह, दिक सूचक यंत्र वगैरह होता नहीं था, तो इसके लिए जो है दिशा का निर्धारण करने के लिए प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इन्हीं तारों का, सप्तऋषि मंडल का इस्तेमाल करते थे। इसका इसलिए भी इस्तेमाल होता था क्योंकि ये ध्रुव तारे की स्थिति वो हमेशा एक ही रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ इसी चीज का जिक्र है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे उत्तर तारा भी कहा जाता है और ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा। चित्र 1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, आप देख रहे हैं जब संकेतक तारों को जो आभासीय रेखा मिलाती प्रतीत होती है, तो जो ये रेखा जो है ये ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है। ठीक, यही बता रहा है वहाँ पे पैराग्राफ में। इसका सार मैंने आपको बता दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्योंकि आप जानते हैं ग्रहों की संख्या 8 है, वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी उसमें से एक है। ठीक है, चलो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर ये पूछा जाता है आप में जीके में कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य। ठीक है, चलिए,
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये चमकती हुई प्रतीत होगी। जिस प्रकार से अगर हम चंद्रमा पे जब जाते हैं यात्री, अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा से देखते हैं तो अपनी पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होती है। और वह किस प्रकार से चमकती हुई है कि वह नीली चमकती हुई दिखाई देती है। नीले दिखाई देने का कारण उसका यह है कि पृथ्वी के करीब करीब 2/3 भाग पर जल की मात्रा उपस्थित है। तो जल जो है वो नीले रंग को परावर्तित करता है प्रकाश गिरने के बाद, इसलिए जो है वो नीली दिखाई देती है। देखो यहाँ पे रोचक तथ्य में क्या बताया, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना जनरल याद रखने के लिए। अब इस पेज पे जो है, इस पेज पे आप इसको पॉज करके देख लेना। इसमें 2-3 चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो जो है सूर्य और उस पूरे सौरमंडल की स्थिति में ग्रहों की क्या स्थिति है उस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, फिर जो है अपना आ जाता है अपना शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर जुपिटर, फिर अपना आ जाता है शनि, यूरेनस। ठीक है, और अंत में आता है नेपच्यून। प्लूटो को हटा दिया गया है, प्लूटो को अब बौने ग्रह कहा जाता है, प्लूटो हटा दिया गया है इस श्रेणी में, पहले प्लूटो भी हुआ करता था। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। एक रोचक बात यह और है कि पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है, अन्य ग्रहों के पास एक से ज्यादा चंद्रमा है। ठीक है, अगला टॉपिक है सौरमंडल। चलिए, सौरमंडल में क्या क्या आता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है जिसका मुखिया। ठीक है, आप ये देख लेना, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पिटिटिव के कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन जनरल साइंस के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है सब टॉपिक है सूर्य। सौरमंडल टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक हो गया, इसमें सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यह जो है खिंचाव रहता है इसमें, अट्रैक्शन फोर्स रहती है, इस वजह से जो है ये ग्रहों को बांधे रखता है, सौरमंडल को पूरे को बांधे रखता है। और सौरमंडल के हिस्से क्या क्या हैं, अभी आपने देखा 8 ग्रह और जो है उपग्रह है, खगोलीय पिंड, क्षुद्र उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो है सौरमंडल के जो है हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे अर्थात पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी पृथ्वी से है। ठीक है, इसलिए जो है हमें इससे अत्यधिक ताप नहीं महसूस होता है। हालांकि तापमान महसूस होता है, लेकिन जो है वो जीवन के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, चलिए ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य दूरी के अनुसार वे ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब इनको जो है क्रमवार याद रखने के लिए आप इस सेंटेंस को याद रखिए। ये इंग्लिश का सेंटेंस है, क्या है ये, माई वेरी अर्ली मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब ये माई का जो है एम फॉर मार्स, ठीक है, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मरकरी, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न,
U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। तो आप जो है इन 8 को क्रमवार याद रखने के लिए इस सेंटेंस को जो है कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक होने के बावजूद यह सूर्य का चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लेता है? 88 दिन लगाता है, ठीक है। इसको आप याद रखना है, 88 दिन लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बनता है एक जीके का कि जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? शुक्र को। क्यों माना जाता है? इसका कारण है क्योंकि आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि कब हुई थी? अगस्त 2006 में हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313 और सीरस तथा प्लूटो, ये सब क्या कहे जा सकते हैं? बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्या? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भू आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। भू मतलब पृथ्वी, आब मतलब आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? एक तो प्रकाश और गैस, ठीक है। तो पानी जो है वो भी आता है आवश्यक जीवन के लिए आवश्यक जो चाहिए हमको परिस्थितियां अनुकूल, ठीक है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति है। कहाँ पे? पृथ्वी पर, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। सबसे अद्भुत ग्रह होने का पहला कारण क्या है? सीधे सीधे पहला कारण है पृथ्वी पर जीवन का होना, ठीक। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि नीली दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है? पानी जो है 2/3 हिस्से पर है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं? यहाँ से कंसेप्ट आपका एक क्लियर होगा। क्या? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप दूरी जो है निकाल सकते हैं। चूंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, 8 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 इंटू 8 इंटू 3 लाख जो है आपका दूरी निकल के आ जाएगी किलोमीटर में, ठीक है। चंद्रमा। अब चंद्रमा को ले लीजिए। क्या कह रहा है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, या ये भी कह सकते हैं कि आकार में जो है 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। एक तो हम किसी तारे को देखते हैं और एक देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा हमें क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि जिस तारे को हम देख रहे हैं जो हमें छोटा दिखाई दे रहा है वो इस चंद्रमा से बहुत दूर है और उस तारे की अपेक्षा ये चंद्रमा बहुत हमारे नज़दीक है। इस वजह से जो है हमें दिखाई देता है बड़ा चंद्रमा, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर देखिए अभी यहाँ पे बताया था 8 मिनट में जो है प्रकाश पहुँचता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो दूरी यहाँ से निकल आएगी। और यहाँ पे जो है हमें क्लियर बता दिया है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो इनके बीच जो है पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रोचक तथ्य में आप नील आर्मस्ट्रांग पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने कब कदम रखा था? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है को किस भारतीय ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, ये आपको खोजना है। आप खोजिए इसको, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, गूगल सर्च मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए
मानव निर्मित उपग्रह यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये मानव निर्मित उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जो हम इंटरनेट चलाते हैं, टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं, मौसम की जानकारी जो है मौसम विभाग देता है, वो किससे सहायता मिलती है हमको? इन्हीं मानव निर्मित उपग्रहों से, ठीक है। इन्हें क्या है, रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, 3 चरण में दिखा दिया गया है। रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, ये जो है अपने साथ उपग्रह को लेके जाता है। फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना होता है, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं और जो है उपग्रह जो है अपनी कक्षा में पहुंच के वो अपनी जो है परिक्रमा करने लगता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट, IRS, एडुसेट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ उपग्रह दिया है ऊपर। उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप सीधा सीधा ये समझिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और ग्रह क्या है? पृथ्वी है। तो चंद्रमा जो चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए वह उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो है पिंड, कोई भी खगोलीय पिंड, वो जो है उपग्रह कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आप पढ़िए, क्या जो है जीवित रहने के लिए और विकास के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, ये चिंतन करिए अपने स्तर पे। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतना ही समय यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। इसीलिए जो है हमें जो है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आप समझ गए हैं? यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में चंद्रमा जो समय लगाता है वो लगाता है 27 दिन का, और अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में भी वह 27 दिन लेता है। तो दोनों की गति समान समान चलती रहती है। तो यही कारण है कि जो है हमको जो है हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है, वहाँ पे जो है पानी की उपलब्धता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे प्रकाश की उपलब्धता नहीं है, ठीक। इनकी सतह पर इसकी सतह पर किसकी? चंद्रमा की सतह पर मैदान, पर्वत एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। और ये छाया हमें कब दिखाई देती है? जब पूर्णिमा की रात होती है, उस वक्त हमें जो है इस पे धब्बे नुमा जो है दिखाई पड़ते हैं आकार। तो वो जो है किस कारण से है? चंद्रमा पर वहाँ पे पर्वत और जो है मैदान और गड्ढों की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों, इनको हटा के किसको? तारों को, ग्रहों को और उपग्रहों को। असंख्य छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। चित्र 1.2 में, चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। चित्र 1.2 में आपको दिखा देता हूँ। एक पट्टी नुमा संरचना बनाते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, ये जो आप देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और जो है बृहस्पति के बीच स्थित है। तो यह क्षुद्र ग्रहों की वजह से ही बनी होती है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने ग्रह का ही हिस्सा है, टूट के किसी कई हजारों साल पहले जो है अलग हो जाते हैं। एक क्षुद्र ग्रह का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, पत्थरनुमा दिखाई दे रहा है। चलिए अगला जो है अपना टॉपिक क्या है? उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उल्कापिंड भी, आप ये ध्यान रखिए। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। पृथ्वी पर ये गिर भी जाते हैं। हमारे वातावरण में जब ये प्रवेश करते हैं तो वायु से घर्षण होने के कारण कई बार इनमें जो है आग भी लग जाती है। तो जो है हम देखते हैं कि टूटते हुए तारे नुमा जो है हमें
जो है वस्तु दिखाई पड़ती है, वो किसके कारण होता है? उल्का पिंडों के कारण ही होता है। देखिए क्या कह रहा है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है कब? जब वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब ये नीचे गिरते हैं तो घर्षण होता है वायु से, और जलने के बाद जो है पृथ्वी पे गिरते हैं। ये धरातल पर गड्ढे भी बना सकते हैं, पृथ्वी पर गिरने के कारण गड्ढे भी उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जैसे कि ये चित्र में दिखा रहा है, देखो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कोई सफ़ेद चादर हो। किसकी? ये तारों की होती है। आसमान में जो है रात में जो दिखाई देती है, ये इन्हें आकाश गंगा भी कहते हैं। ये सफ़ेद चादर नुमा दिखाई देती है, या ये कह देते हैं कि जो है ये नदी के समान दिखाई देती है। ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ठीक है, ये इसी रास्ते की बात कर रहे हैं। यह लाखों तारों का समूह है, और ये क्या कहलाता है? यह पट्टी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे कहलाती है। ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं जो है मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आप समझिए, देखिए जो है सौरमंडल क्या है? इस आकाशगंगा का भाग है, और एक आकाशगंगा में कई सौरमंडल हो सकते हैं। ठीक है। और कई आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। जो मैंने आपको बताया, ये इतनी चीज़ों से मिलके जब ब्रह्मांड बनता है, एक सौरमंडल इतना बड़ा है, उसके बाद कई सौरमंडल मिलके जो है आकाशगंगा बनती है, कई आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मानव का जो है इसमें कहाँ जो है महत्व रहता है। मानव जो है बिल्कुल नगण्य के बराबर रहता है। देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया है, मानव जो है पृथ्वी से संबंधित है, और जो है फिर उसके बाद सौरमंडल में जो है पृथ्वी, सौरमंडल का हिस्सा है कौन? पृथ्वी। और कई सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, और कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड के बारे में आज तक संपूर्ण या बहुत हद तक भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। ठीक है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में देखिए स्थान मानव का कहाँ है। ठीक है। इस पर कल्पना करने की जरूरत है थोड़ी सी। तो चलिए आज का ये अपना अध्याय समाप्त होता है। आगे अभ्यास है। अभ्यास आप अपने स्तर पे देख लीजिए। स्क्रीन रोक के आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस पार्ट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप पहले इसके अभ्यास हल कर लेना, या मतलब चिंतन कर लेना अभ्यास के प्रश्नों का, और उससे आपके काफ़ी हद तक जो है चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद जो है उस वीडियो को देखना, तो काफ़ी जो है आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों चलिए, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको सही लगती है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वर्क करेंगे। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
और आगे आने वाली वीडियो को फॉलो करने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।